नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, एनकेएस बायोलॉजी परिवार में मैं नवल जांगड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, जिसमें हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम फोर्थ टॉपिक लेने वाले हैं, उसका पार्ट फर्स्ट लेंगे और पार्ट फर्स्ट के अंदर हम फोर्थ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। और इसमें बेटा आप लोगों का टू द पॉइंट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें पादप कार्य की में, तो इन्होंने ऑस्मोसिस और वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बोला है। अदरवाइज ये पादप जल संबंध एक बड़ा सा चैप्टर है जिसमें टॉपिक दिया इन्होंने ऑस्मोसिस और असेंट ऑफ सेप। लेकिन अभी हम ऑस्मोसिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि भाई परासरण क्या होता है और पादप जल का अवशोषण कैसे करते हैं। पार्ट फर्स्ट के हम चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपना सिलेबस क्या है। सिलेबस में है ऑस्मोसिस दिया हुआ है, वाटर एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, एसेंट ऑफ सेप दिया हुआ है, यही टॉपिक है। देन ट्रांसपिरेशन, ये चार टॉपिक हैं, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा दूसरा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। यहां प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में नहीं बोला है, लेकिन बस ओनली प्लांट ग्रोथ के बोला है कि प्लांट की ग्रोथ होती है, जिसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन आता है। तो हम पादप जल संबंध को पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। देखिए इधर पहला यदि हम बात करें, जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है 11, एनसीईआरटी में चैप्टर 11 है और ये पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में चैप्टर है नहीं। नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर ही गायब है। डायरेक्ट कौन सा है, 11 नंबर का वहां पर है प्रकाश संश्लेषण। तो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में ये टॉपिक है पादप जल संबंध या पादपों में परिवहन। और सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इसमें परासरण। परासरण क्या होता है बेटा, परासरण एक जो जल है, विलायक है, उसका मूवमेंट होता है विलेय की सांद्रता के अनुसार अर्धपारगम्य झिल्ली से। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहां पर जल है, तो इस जल का मूवमेंट इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना, जल का मूवमेंट या जल का विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पौधे की कोशिका, कोशिका झिल्ली या एक कोशिकीय भित्ति से घिरी होती हैं। किसकी बात कर रहा है, पादप की कोशिका की। कोशिका झिल्ली होती है उसमें, ये पादपों का क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है, और कोशिका भित्ति उनकी एक यूनिक कैरेक्टर को शो करती हैं। कोशिका झिल्ली तो सब में ही पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति पादपों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। स्पेशली भित्ति, भित्ति किसके लिए, जल के लिए भी और विलयन में पदार्थों के लिए भी मुक्त रूप से पारगम्य होती है, अतः यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। कौन, कोशिका भित्ति। याद रखना, एक पौधे की कोशिका में प्राय केंद्रीय रसधानी होती है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलेय विभव में भागीदारी करता है। याद रखना, जो रसधानी है उसमें जो रस है वो विलेय विभव की भागीदारी करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, दोनों एक साथ कोशिका के भीतर व बाहर अणुओं की गति निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कोशिका भित्ति तो देखो कोई मतलब नहीं है, वो तो आराम से फ्री है, कोई सा भी आयन जाए, कोई सा भी आयन आए। लेकिन कोशिका झिल्ली और रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट ये कार्य करती है क्या, अणुओं की गति का निर्धारण। परासरण टॉपिक ही अपना क्या है, परासरण। विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्लियां के आर पार जल के मिश्रण के लिए संदर्भित किया जाता है। किसके लिए, जल के मिश्रण के लिए। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। जल के मिश्रण के लिए, जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। एक फोर्स, परासरण क्या, एक तरह से फोर्स जनरेट हो रहा है, उसके थ्रू होता है। परासरण की दिशा व गति दाब प्रवणता, बेटा ये क्वेश्चन की लाइन है, एम सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है कि प्रेशर कितना है, डिफरेंस कितना है प्रेशर में और कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस है, इसके ऊपर परासरण की दिशा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। परासरण की दिशा क्या करती है,
निर्भर करती हैं। जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचरित होता है जब तक कि साम्यता पर ना पहुंच जाए, मतलब इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो याद रखना, जल अपने उच्च रासायनिक विभव मतलब हाई कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन वर्ड ओनली हम विलेय के लिए बोलते हैं। जो हमारे पास में विलयन होता है उसमें विलायक तो जल होता है और विलेय दूसरा पदार्थ आयन या मिनरल्स कुछ भी हो सकता है। तो विलयन में क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो यहां ये याद रखना कि जल अपनी उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव तक संचरित होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। निम्न रासायनिक विभव तक जब तक कि साम्यता पर ना पहुंच जाए। साम्य पर दो कक्षों का जल विभव लगभग समान होना चाहिए। अब हमारे पास में यहां पर ये दिया हुआ है क्या बेटा, ये दी हुई है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। अब यहां पर देखो बेटा, मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, हमारे पास में अणु काउंट करते हैं। ये रेड तो पूरा क्या है, जल है। लाल क्या है, जल। 1 2 3 4 5। यहां पर इधर 5 अणु हैं और इधर 5 से ज्यादा अणु हैं। तो विलेय की सांद्रता कहां है, इधर की ओर। तो विलेय तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जल है बेटा। ये जल कहां मूव करेगा, ये जल की गति इधर से इधर होगी। कहां होगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। विलेय की सांद्रता जहां ज्यादा है, विलेय की कंसंट्रेशन देखो यहां पर कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, ये विलेय हैं। ये क्या है, सॉल्यूट। ये क्या है, विलेय तो नहीं आएंगे, लेकिन जल जाएगा कहां पर, विलेय की ओर। तो जल के मूवमेंट कहां होंगे, यहां पर। किसकी तरफ, विलेय की सांद्रता जहां होगी वहां पर होंगे। जब दो, देखो यहां परासरण की डेफिनेशन दी हुई है, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तब विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो बेटा यहां पर ये ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, यहां पर जो कम सांद्रता आई है और यहां पर कम सांद्रता किसके लिए आई है, ये विलेय के लिए आई है। ये विलेय यहां पर क्या है, कम सांद्रता वाले, मतलब कम है इनकी कंसंट्रेशन, और विलेय उधर क्या है, ज्यादा है। तो ये अपने कहां मूव कर रहा है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ। तो तुम ये याद रखना कि विलयन में सांद्रता जो शब्द है वो विलेय के लिए आता है, विलायक के लिए नहीं आता है। सांद्रता वर्ड, कंसंट्रेशन ऑलवेज विलेय के लिए आती है। तो यहां विलेय क्या है, कम है, और विलेय क्या है, ज्यादा है। अब आपने स्कूलों में यहां एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। अपने विद्यालय में पहले के चरणों में एक आलू का परासरण मापी ओस्मोमीटर बनाया होगा, पहले की छोटी क्लासेस में। यदि आलू के कंद को, ये रहा आलू, पानी में रखा जाए, बेटा बाहर कहां है, ये पानी में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, तो आलू के कंद की गुहा में रखा शर्करा का सांद्र घोल परासरण के द्वारा पानी को एकत्र कर लेता है। क्या कर लेता है, पानी को एकत्र कर लेता है। यहां पर तो है शर्करा और बाहर है पानी। तो ये शुगर क्या करेगी, ये शुगर इसको अंदर पानी को ले लेगी। तो ये आलू किसकी तरह काम कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। तो यहां पर बेटा पिन लगा देते हैं पहले, ये क्या हुआ है, पिन लगा हुआ है, और ये है शुगर सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या होता है, यहां पर होता है। देखो ये पिन क्या हो गया, पिन का लेवल डाउन हो गया। पहले वाला पिन यहां था, अब यहां पर। तो हुआ क्या, पानी अंदर आ गया। क्यों, अंदर क्या थी, शर्करा। क्या थी बेटा, शर्करा। शुगर अंदर थी, इसलिए इसने किसका काम किया, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह आलू ने काम किया, और पानी का आया, अंदर आ गया, जिसके कारण इसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये एक तो डेफिनेशन के साथ साथ में इसका एक्सपेरिमेंट किसका, परासरण का, आलू वाला एक्सपेरिमेंट है, पोटैटो ओस्मोमीटर। दूसरा, यहां पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। ये है हमारा ए और ये है बी। क्या है कक्ष, देखते हैं इधर। किस कक्ष में विलयन का जल विभव कम है। जल विभव जहां ज्यादा होता है, जहां शुद्ध जल होता है,
ठीक है। तो यहां पर शुद्ध जल क्यों है, ये शुद्ध जल है और एक तरह से ये क्या है, इम्प्योर वाटर है, क्योंकि इसमें विलेय ज्यादा है। तो इसकी विलेय के ज्यादा आने से इसकी शुद्धता क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका विलेय विभव, जल का जो विभव है वो क्या हो गया, कम हो गया। इस जल का विभव ज्यादा है, इस जल का विभव क्या है, कम है। तो कक्ष बी का जल विभव क्या हो गया, कम हो गया। किस कक्ष के विलयन का विलेय विभव कम है, यहां था जल विभव और विलेय विभव। विलेय विभव किसका कम है बेटा, विलेय विभव यहां पर बी कक्ष का ही कम है। क्यों, विलेय विभव भी किसको डिनोट कर रहा है कि एक नेगेटिव वैल्यू होती है विलेय विभव, आगे हम पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू यदि बात की जाए तो बी की क्या है, यहां पर एक तरह से कम है। तो विलेय विभव भी क्या है, इसका कम है। परासरण किस दिशा में होगा, परासरण किस दिशा में होगा, ये तो पता ही है कि जल के मूवमेंट कहां होंगे, ए से बी की ओर। तो परासरण चेंबर ए से चेंबर बी की ओर होगा। किस विलयन का विलेय विभव उच्च होगा, जब इसका कम है तो इसका विलेय विभव क्या होगा, ज्यादा हो गया। साम्य अवस्था में किस कक्ष का जल विभव निम्न होगा, साम्य अवस्था के दौरान दोनों कक्षों का जल विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि साम्य अवस्था में मूवमेंट नहीं होते हैं। यदि कक्ष ए का साई कितना दिया हुआ है 2000 और दूसरे का दिया हुआ है -1000, तो किस कक्ष का जल विभव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको वाटर पोटेंशियल, जल विभव अधिक होगा। तो यहां पर -1000 वाले कक्ष का क्या है, अधिक है। जब हम इस तरह से स्केल पे निकालते हैं, ये 0, ये माइनस 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 की वैल्यू, तो 1 2 and 3, तो -1000 आएगा और -2000 आएगा। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, ये वाली -1000 वाली ज्यादा है। तो -1000 वाले कक्ष का जल विभव क्या है, ज्यादा होगा। अब यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण दिए हुए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली विलायक के लिए तो पारगम्य, मतलब जल के लिए तो क्या होती है, पारगम्य, लेकिन विलेय के लिए अपारगम्य होती है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल झिल्लियां जैसे बनाई गई हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, गोट का ब्लैडर एंड पर्चमेंट पेपर, ये सब किसकी तरह काम करती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। यहां तक हमारा ऑस्मोसिस के बारे में एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रैक्टिकल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा, ये वाटर कंटेनर है और इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है बेटा, शुगर सॉल्यूशन है। ये कीप लगी हुई है, ये फनल है इस तरह से, और यहां पर एक हमने लगा दिए क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। शुगर सॉल्यूशन है तो पानी कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो पानी कहां जाएगा बेटा, अंदर जाएगा। ए में तो ये है, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है। तो अब इसकी प्रैक्टिकल में क्या बता रहा है, देखो यहां पर यदि हमने इसके ऊपर एक प्रेशर इस तरह से लगाया, ये प्रेशर अंडर प्रेशर, इसके अंदर अंडर प्रेशर लगा रहे हैं, ये ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, जो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने एक प्रेशर लगाया, जैसे ये होलो है, इसके अंदर प्रेशर लगा रहा हूं, तो पानी तो देखो बाहर, ये कहां जाएगा, बाहर ही जाएगा। देखते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। देखो, आइए एक दूसरे प्रयोग की चर्चा करें जहां शर्करा के विलयन को कीप में लिया गया है। ये कीप में क्या है, शर्करा का विलयन, जो कि एक बीकर में रखे गए पानी से वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा अलग है। आप इस प्रकार की झिल्ली का एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की झिल्ली का को एक अंडे से प्राप्त कर सकते हैं। आप अंडे के सिरे पर छोटा सा छेद कर दें और सारा पीला और श्वेत पदार्थ योग जिसे बाहर निकाल दें, एल्बुमिन निकाल दें, और फिर अंडे के कवच को कुछ घंटों के लिए तनु HCl में छोड़ दें। अंडे का कवच घुल जाएगा और उसकी झिल्ली साबुत प्राप्त होगी, उसकी झिल्ली साबुत प्राप्त हो जाएगी। पानी कीप की ओर गति करेगा। पानी कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, अभी हम कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, और कीप में घोल का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि साम्यता स्थित नहीं हो जाती। कब तक वाटर जाता रहेगा, जब तक दोनों के बीच में साम्य नहीं आ जाता। यदि किसी कारणवश शर्करा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल आए, तब
कभी साम्यता की स्थिति आएगी? नहीं बेटा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, शर्करा बाहर आ जाए, और शर्करा बाहर आ जाए तो किसकी, विलेय ही बाहर आ गए, जबकि मूवमेंट तो किसके होते हैं, विलायक के होते हैं। आगे देखिए, कीप के ऊपर भाग पर बाहरी दाब डाला जा सकता है ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विस्तृत ना हो। क्या बोल रही है, ताकि झिल्लिका के माध्यम से कीप में पानी विस्तृत ना हो। अब हमने क्या लगा दिया, एक प्रेशर लगा दिया, तो पानी नहीं जाएगा, कहां पर, प्रेशर से। यह दाब पानी को विस्तृत होने से रोकेगा, ऑब्वियसली बेटा रोकेगा, ऊपर जगह ही नहीं मिल रही तो पानी कहां जाएगा। विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विस्तृत होने से, विलेय सांद्रता अधिक होने पर, किसकी बेटा, विलेय सांद्रता अधिक होने पर पानी को विस्तृत होने से रोकने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी। विलेय सांद्रता अधिक होने पर, यदि ये बात कर रहा है कि ये विलेय है, विलेय की सांद्रता अधिक होने पर पानी को विस्तृत होने से रोकने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी, ऊपर वाले प्रेशर की ज्यादा आवश्यकता होगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। संख्यात्मक मान के आधार पर परासरण विभव के बराबर होता है। कैसे डिनोट करते हैं बेटा परासरण दाब को, परासरण दाब क्या है हमारे पास में P, और परासरण विभव क्या होता है साई S, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। देखिए इधर इसको डिनोट करते हुए पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका संकेत विपरीत होता है। परासरण दाब में प्रयुक्त दाब सकारात्मक, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। साइन याद रखना, परासरण विभव को साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपना पी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारा यहां पर है क्या, परासरण दाब, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, देखिए इधर, परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के तुल्य होता है जिसे लगाकर विलयन के आयतन में वृद्धि को रोका जा सके। ये किसके कारण है, ये कौन लगाएगा, ये विलेय लगाएंगे। विलेय क्या करेंगे, इसका एक तरह से विलेय इसका विरोध करेंगे कि इधर का जो पानी है उसका वॉल्यूम मत बढ़ाओ। तो परासरण दाब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलेय की सांद्रता के ऊपर। जितने ज्यादा विलेय होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। देखिए इधर एक और डेफिनेशन है, वह आवश्यक दाब जो विलयन पर लगने पर विलायक का घोल में प्रवेश रोका जा सके, विलायक का घोल में प्रवेश रोका जा सके, जबकि ये दोनों अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए हों। दोनों क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक हैं। तो ये क्या कर रहा है, विलयन में जो विलेय है वो विलायक को अंदर आने से रोकता है। शुद्ध जल का परासरण दाब तो बेटा शून्य होता है, क्योंकि उसमें कोई विलेय नहीं होता। यह घोल में विलेय का गुण है। अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है, यह घोल में विलेय का गुण है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन वाली लाइन है, ठीक है, विलेय का गुण है। अब यहां पर ऑर्डर दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा बेटा, जिसमें सॉल्ट ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोफाइट्स जो पानी में रहते हैं, वैसे सॉल्ट कम है तो उनका सबसे कम होता है। फिर बीजोफाइट्स, फिर जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो होते हैं जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इनका सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट, सिलेबस में ये पॉइंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है डीपीडी से। इसका दूसरा नाम क्या है, विसरण दाब न्यूनता। बेटा इसे याद रखना, डिमांड ऑफ वाटर। क्या है, डिमांड ऑफ वाटर, पानी की मांग। तो किसकी होती है, देखिए यहां पर, किसी विलयन का वह विसरण दाब निश्चित तापक्रम पर उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब से जितना न्यून होता है उसे ही उस विलयन का विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। आप तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। डीपीडी क्या होती है, ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, माइनस क्या करना है, टर्गर प्रेशर। दोनों को निकाल देंगे तो डिमांड ऑफ वाटर आ जाएगी।
एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जल विभव, जो आपको इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि साई डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। साई डब्ल्यू मतलब क्या है हमारे पास में, वाटर पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला याद रखना, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास में आता है क्या, साई एस और साई पी, साई एस प्लस साई पी। साई एस और साई पी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साई एस रिप्रेजेंट करता है परासरणी विभव को, और ये रिप्रेजेंट करता है दाब विभव को। किसको रिप्रेजेंट करता है, दाब विभव। तो बेटा ये याद रखना, शुद्ध पानी के अणुओं का स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में विलेय के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच का अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस तंत्र का वाटर पोटेंशियल कहते हैं। परासरणी विभव साई एस होता है, लेकिन ये नेगेटिव में होता है, और दाब विभव क्या होता है, साई पी होता है। यहां पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपना, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, और ये होता है बराबर डी पी डी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर आप लोगों का। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एस प्लस पी, एस पी, एस पी मतलब, और P जहां आ रहा है यहां पर याद रखना, P पहले आ रहा है तो P क्या है, यहां पे प्लस आएगा, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें दूसरा टॉपिक है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों का, कौन सा वाला, फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑस्मोसिस कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब लंबी दूरी तक का जल परिवहन, लंबी दूरी तक जल का परिवहन क्या कहलाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। लंबी दूरी तक जल का परिवहन, जल एक सर्वश्रेष्ठ विलायक है, सबको पता है, तथा यह पादपों की विभिन्न कार्यकारी प्रक्रियाओं व खनिज पोषकों के ग्रहण व वितरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अभिगमन जल के द्वारा होता है। जल से पादप कोशिका व स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं। पादप कोशिकाएं किसे रहती है, स्फीत मतलब फूली हुई रहती हैं। जल अवशोषण के लिए ऑर्गन, वाटर में जल अवशोषण के लिए क्या क्या होते हैं, देखो निम्न श्रेणी के पादपों में जल को संपूर्ण सतह या मूलाभ द्वारा अवशोषित किया जाता है, परंतु टेरिडोफाइट व स्पर्मेटोफाइट बीजधारी पादपों में जल अवशोषण के लिए क्या होते हैं बेटा, रूट होती हैं। जल किसके थ्रू अवशोषित किया जाता है, जड़ों के थ्रू। मूल के 4 क्षेत्र होते हैं, मूल के 4 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से हैं, पहला तो है मूल गोप, पहला तो क्या है बेटा, मूल गोप, दूसरा है विभोजक क्षेत्र, तीसरा है द्विकर्ण क्षेत्र, और चौथा है मूलरोम क्षेत्र। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले रूट केप आता है, फिर इस डायग्राम में दूसरा, इसके जस्ट पीछे कौन सा आता है, मेरिस्टेमेटिक जोन आता है। कौन सा आता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक जोन आता है। और फिर इसके बाद में आता है इलोंगेशन जोन, और ये वाला जोन क्या है बेटा, मैचुरेशन जोन। ये वाला जोन कौन सा है बेटा, मैचुरेशन जोन। इससे क्या निकलते हैं, रूट हेयर, इससे क्या निकलते हैं बेटा, रूट हेयर निकलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जड़ में 4 भाग होते हैं, रूट में कौन कौन से होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सा है, रूट के, फिर क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन, कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक जोन है यहाँ पे। फिर उसके ऊपर क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर इलोंगेशन जोन होता है, और फिर क्या होता है, मैचुरेशन, और फिर रूट हेयर। अब पढ़ते हैं इसको, देखिए इसमें मूल रोम क्षेत्र में सर्वाधिक जल अवशोषण, मूल रोम व मूल अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। मूल रोम ही जल का अवशोषण करने के लिए क्या है, हेल्पफुल है। यदि मूल रोम नहीं होते तो जल का अवशोषण नहीं होता। किसी पौधे को स्थानांतरित करने या नए स्थान पर कठिनाई से लगता है, क्योंकि उसके रूट हेयर क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कोशिका में कार्बनिक अम्ल व शर्करा के कारण कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर मृदा विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है। याद रखना बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका में जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो बढ़ेगा, वो किसके कारण बढ़ेगा, कार्बनिक अम्ल व शर्करा के कारण। और मृदा का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है। मूल रोम के कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर 3 atm के आसपास होता है, 3 atm के लगभग होता है। जल कहां जाएगा बेटा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका गुण है, विलय का। तो विलय के कारण ही जल के क्या होते हैं, गति होती है। अब देखिए यहां पर जल का अवशोषण का मार्ग कौन कौन सा है, देखिए इधर, ये तो है रूट हेयर, ये क्या है बेटा, रूट हेयर, ये रूट हेयर है।
तो यहाँ पर हम दो पाथवे पढ़ते हैं, एक तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। जो कोशिका भित्तियों के सहारे सहारे मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कहलाता है आप लोगों का एपोप्लास्ट। और जो सेल के अंदर से, कहाँ है बेटा, ये देखो सेल के अंदर से होता है तो ये कहलाता है आप लोगों का, ये साइड में से जाती है, ये इस तरह से जा रही है, ये जा रही है, तो ये ब्लू लाइन क्या है बेटा, एपोप्लास्ट है। और ये रेड वाली तो आपको दिख ही रही है, ये देखो ये कहाँ जा रही है, अंदर से जा रही है, अंदर से जा रही है, तो ये क्या है, सिम्प्लास्ट। अब ये दोनों क्या है बेटा, यहां पर होती है एंडोडर्मिस, ये रही एंडोडर्मिस, ये किसको डिनोट करती है, एंडोडर्मिस को, यहां पर ये डिनोट करती है एंडोडर्मिस को, ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है। लेकिन इसके सामने वाली कोशिका जिससे पानी अंदर जाता है उसको बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल। और ये पैसेज सेल कहाँ होती है, ये पैसेज सेल जस्ट प्रोटोजाइलम के सामने स्थित होती है। कहाँ होती है, प्रोटोजाइलम के सामने। तो देखिए इधर इसका पाथवे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पाथवे से। एसेंट ऑफ ये रूट हेयर, देखो सबसे पहले तो क्या है, सोइल सॉल्यूशन होता है, फिर रूट हेयर के पास जाएगा, एपिब्लेमा बोलते हैं इसे, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस की पैसेज सेल, फिर पेरिसाइकिल, फिर प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम के पास वाटर जाएगा। ये क्या है बेटा, आप लोगों का मूवमेंट ऑफ वाटर। यहां पर इनको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस की जो सेल है उस पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, उसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। लेकिन प्रोटोजाइलम के सामने वाली कोशिकाओं पर डिपोजिशन नहीं होता, उसे बोलते हैं पैसेज सेल। तो यहां पर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम और फ्लोएम, इस तरह से मूवमेंट होते हैं किसके, वाटर के। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भूमि में उपस्थित जल को जड़ों के जाइलम तक पहुंचाना होता है। भूमि में जल के संपर्क में मूल रोम होते हैं और मूल रोम की पैक्टिन सतह जल सर्वप्रथम अधिशोषित होता है। मूल रोम की जो पैक्टिन वाली सतह है वहां पर जल सर्वप्रथम अधिशोषित होता है, तत्पश्चात जल मूल रोम की एपिडर्मिस में आता है और यहां से यह बलकुट के अंदर आंतरिक सतह से एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस में पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस की भित्तियां सुबेनीकृत होती हैं जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, ये रहा। परंतु जल को जाइलम तक पहुंचाने के लिए प्रोटोजाइलम के विपरीत पतली भित्ति वाली पत्र कोशिकाएं, बेटा लिखा हुआ है पैसेज सेल, ये है पैसेज सेल, ये है पैसेज सेल, पत्र कोशिकाएं होती हैं। यहां से जल पतली भित्ति युक्त परिरंभ कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये पैसेज सेल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसेज सेल और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। हाँ तो बेटा इधर देखिए हमारे पास में सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट है। ये येलो वाली जो लाइन शो कर रही है वो एपोप्लास्ट को शो कर रही है और ब्लैक वाली लाइन सिम्प्लास्ट को शो कर रही है। सिम्प्लास्ट थ्रू साइटोप्लाज्म होता है और एपोप्लास्ट थ्रू सेल वॉल होता है। तो यहाँ पर येलो वाली लाइन से शो आउट करते हैं, आप लोगों को देखना ये सेल वॉल से सेल वॉल में के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है वाटर, और ये हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। दूसरा यहाँ पर यदि हम ब्लैक वाली लाइन से डिनोट करते हैं तो देखो ये एंडोडर्मिस है, वाटर यहाँ से जा रहा है, ये कॉर्टेक्स है, वाटर यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से ये एंडोडर्मिस से होता हुआ वाटर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद में दोनों के जो पाथवे वो सेम हो जाते हैं, पेरिसाइकिल से कहाँ जाएगा, ये जाइलम में जाएगा, तो ये पैसेज सेल से होता हुआ जाइलम में कंडक्ट होगा। इस तरह से वाटर का कंडक्शन होता है दो पाथवे से, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट होता है सेल टू सेल, किसके थ्रू होगा, एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू, और एपोप्लास्ट कहाँ होता है, सेल वॉल के थ्रू। तो यहां तक बेटा अपना एक पोर्शन फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ऑस्मोसिस में और दूसरा पार्ट इसमें पढ़ा है वाटर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट जल्दी आएगा, इसमें जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।